हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक के ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन को। हम लोग इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में दर्पण तक पढ़े थे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, इसके बारे में जानते थे। आज हम लोग जानेंगे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, F बराबर आर बटा 2 को सिद्ध करेंगे कि F बराबर आर बटा 2 सिद्ध करेंगे अवतल और उत्तल दोनों में। तो हम लोग चलिए चलते हैं, अब क्या करते हैं सीखते हैं, उसको प्रूव कर देंगे अवतल और उत्तल दोनों में। आज के क्लास आप लोग को बहुत ही हम कहते हैं अंतिम में और कुछ होगा जो आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है अंतिम में। समझ में आ गया? तो अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि आज के क्लास में क्या होने वाला है। समझ गया? तो चलिए चलते हैं, हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज क्या पढ़ना है हम लोग को? अवतल। सबसे पहले हम लोग अवतल में सीखते हैं। अवतल दर्पण में F बराबर आर बटा 2, अवतल दर्पण में F बराबर आर बटा 2 को आज हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं, प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, अवतल दर्पण का बात हो रहा है तो अवतल दर्पण सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये मेरा क्या है? अवतल दर्पण। हम लोग जानते हैं कि बाहरी जो कलई किया रहता है, बाहर की ओर कलई किया रहता है, वो मेरा अवतल दर्पण कहलाता है। और इसकी जो बीचों बीच की जो रेखा जाती है वो क्या कहलाती है? मेरा मुख्य अक्ष। ये P दर्पण का ये मध्य बिंदु ध्रुव P कहलाता है। यहाँ पर जो बीच में होता है क्या? केंद्र C कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखते हैं क्या होता है। ये हो गया। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर हम किरण को भेज रहे हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को भेज दिए। समझ गए? ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो हम लोग जानते हैं, इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हमको बताए हैं, आपको बताए हैं हम कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है। वह बिंदु मेरा मुख्य फोकस कहलाता है। तो टकराकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु इस बिंदु पर काटी है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, F कहते हैं। जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है तो टकराकर मुख्य फोकस पर मिलती है। समझ गए? मुख्य फोकस पर मिली है। अब समझिए, ये आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। ये वाली किरण मेरा आपतित किरण। आपतित किरण इस बिंदु पर आ रही है, इस बिंदु पर आपतित किरण आ रही है। इस बिंदु पर हमें एक अभिलंब चाहिए होता है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि परावर्तन के नियम बताएं कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते थे। तो इसीलिए इस बिंदु पर हम लोग भी एक अभिलंब खींचेंगे। अब बताइए, यहां पर हम अभिलंब कैसे खींचे? एक समतल सतह होता है तो उस पर हम खड़ा पाई खींच देते हैं तो मेरा अभिलंब कहलाता है। लेकिन इसमें अभिलंब हम लोग कैसे खींचे? बहुत ही इजी है। देखिएगा, एक वृत्त का कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग खींच सकते हैं। यहां पर ये क्या? अभिलंब। समझिएगा, एक वृत्त होता है, वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र जो वृत्त के बीचों बीच होता है वो मेरा वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो होता क्या है, तो हम लोग वृत्त में क्या जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से और वृत्त के परिधि पर कहीं पर भी हम लंब डाल दें, कहीं पर भी इस तरह कर दें तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनता है। देख रहे हैं सारा 90 डिग्री। तो वृत्त में का खास बात यह है कि वृत्त के केंद्र से उसके परिधि पर अगर हम मिला देंगे तो इस पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। किसका? 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इसी को माइंड में रखिएगा और देखिएगा, ये दर्पण हमारा एक गोला है, गोला खोखले गोले का भाग है ना एक दर्पण। कैसे है देखिए, इस दर्पण को हम लोग बनाएंगे एक गोला की तरफ, इस तरह पूरा कर दिए, तो ये हमारा केंद्र मिल गया। केंद्र ये है। केंद्र से किसी भी बिंदु पर हम लोग डाल देते हैं तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री मतलब हमारा परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो यहां से किसी भी बिंदु पर डालते थे वृत्त को तो 90 डिग्री का कोण बनता था, मतलब लंब था। तो यहां से हमें कहीं पर भी डालेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कहीं से भी हमको काम नहीं है, इस बिंदु से काम है। तो इस बिंदु से जब मिला देंगे तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा कि नहीं, ये बताइए। ये केंद्र से इस बिंदु पर मिला देंगे तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा और तब हमारा कहलाएगा अभिलंब। तो इसके ठीक पीछे वाला वीडियो में खाली हम मिला दिए थे, हम बताए थे कि अगले क्लास में बताएंगे क्यों होता है ऐसे परपेंडिकुलर, कैसे लंबवत हो जाता है, ये बिंदु को सी से मिलाने पर कैसे लंबवत हो जाता है।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि वृत्त के केंद्र से उसके परिधि पर कहीं पर भी मिलाएं तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। उसी तरह ये हमारा केंद्र हो गया, एक देख रहे हैं वृत्त बन रहा है, वृत्त के केंद्र से इस बिंदु पर हमें विलंब चाहिए था, इस बिंदु पर मिला दिए तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत हो गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, समझ गए। तो अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, समझिएगा। इसको मिटा देते हैं, बस वृत्त बनाकर आपको दिखाएं थोड़ा समझाने के लिए, समझिएगा आप क्या होता है। ये हो गया सारी क्रिया। हम क्या करना लेते हैं, इस आपतित किरण को ए बी मान लेते हैं, ए बी मान लिए, बस हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम क्या बताए थे कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ। तो ये हमारा मुख्य फोकस हुआ, ये हुआ ध्रुव हुआ के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं, राइट। ये जो हमारा वक्रता केंद्र दिख रहा है, वक्रता केंद्र और ये ध्रुव पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। माइंड में रखिएगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर द्वारा सूचित कहते हैं। ये पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं, समझ गए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हुआ ही है। ये हमारा आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, ये हमारा आपतित किरण, ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, ये आपतित किरण, ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आई कहते हैं, आपतन कोण। आई दे दिए, समझ गए। टकरा कर आने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। तो ये देखिए टकरा कर ये हमारी किरण आ रही है, ये क्योंकि यहाँ से टकरा कर यहाँ से आ रही है, इस तरह टकरा कर आई है नीचे। तो ये टकरा कर जो आ रही है ये क्या कहलाती है, परावर्तन कोण आर। क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहलाता है, आर द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गए आप लोग। अब पूरा काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, समझिएगा बहुत ही अच्छे से। देखिए क्या होता है, ये हो गया सब अंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, समझिएगा। मान लेते हैं सबसे पहले, माना इसको हम मान लेते हैं क्या, यम एन। अवतल दर्पण को एम एन मान लेते हैं। माना यम एन एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसमें ए बी क्या है, आपतित किरण। ए बी एक आपतित किरण है जो कहाँ पर टकरा रही है, बिंदु बी पर टकरा रही है। जो बिंदु बी पर टकरा कर कहाँ जा रही है, मुख्य अक्ष के बिंदु एफ पर मिल रही है। मुख्य अक्ष के बिंदु एफ पर मिलती है। ये सब हम मान लिए कि माना एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी एक आपतित किरण और बिंदु बी से टकराकर मुख्य अक्ष के बिंदु एफ पर क्या जाकर मिल रही है। इतना हो गया। और इतना के बाद हम लोग चलते हैं एक सवाल इस पर ही चाहे कि क्या है, हम लोग जानते हैं परावर्तन का नियम जानते हैं, तो उसी से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा बनाने वाले हैं, समझिएगा। देखिए कहता क्या है, हम लोग परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। आई आपतन कोण, आर परावर्तन कोण। हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कोण आई बराबर कोण आर हो गया। अब देखिए आई का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, ये हमारा आई है, आई एंगल इस तरह बन रहा है। ये जो एंगल जिस लाइन से सटा होता है उस तरह हम लोग नाम लिखते हैं, और जो बीच में रहता है उसी को बीच में रखते हैं। जिसका एंगल का नाम लिखना होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। तो ये देखिए आई का नाम लिखना है, आई मतलब हमारा बिंदु बी, तो वो ए बी सी, आई का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर। ये आर का नाम लिखना होगा तो कैसे होगा, ये आर ये लाइन और ये लाइन से सटा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सी बी एफ, कोण सी बी एफ। अब कोई पूछेगा कहेगा सर बी सी एफ क्यों नहीं लिख सकते, ये दोनों लाइन से चल रहा है तो कोई से भी तो लिख सकते हैं। नहीं लिखना है, हम बताएं कि जिस एंगल का नाम लिखता है वो लिखना होता है उसको हम बीच में रखते हैं। तो देखिए आर कहाँ बन रहा है, बिंदु बी तरह हमारा आर बन रहा है, तो मतलब बिंदु बी को हमको बीच में होना चाहिए, तो बीच में रखें। समझ गए, परावर्तन के नियम से समीकरण 1।
ये हमारा हो गया। अब चलते हैं, समझिएगा कैसे करते हैं। हाँ ये देखिए, ए बी समानांतर है सीपी के, ये देख रहे हैं ए बी और सीपी एक दूसरे के समानांतर है, तो लिख देंगे ए बी समानांतर है सीपी के, ए बी समानांतर है सीपी के। तो अब देखिए हम लोग को एक चीज पढ़ना है, 9th में एक चीज पढ़ना था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। कैसे? अंतः एकांतर कोण से, इसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री। तो इसी तरह देखिए ये भी मेरा एक लाइन है, निकाल लिए ए बी को, और सीपी को भी निकाल लिए। सीपी को कौन तिर्यक रेखा काट रही है? ये जो हमारा अभिलंब जो डॉटेड लाइन से खींचे हैं, ये मेरा अभिलंब है, ये ही काट रही है। देखिए बी, इसको मान लेते हैं बी। ए बी हमारा एक रेखा है, सीपी रेखा है, ये हमारा तिर्यक रेखा है, ये हमें काट रही है। देख रहे हैं कि ये इसको और इसको क्या कर रही है? काट रही है। तो हम क्या बताएं, ये वाला एंगल बराबर होगा। मतलब ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा? आई। ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा अंतः एकांतर कोण से। यही हम लिख देंगे कि ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो सबसे पहले इस एंगल का नाम लिखिए, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर इस वाले एंगल का नाम बी सी एफ। बी सी एफ क्यों सी बीच में रखें? क्योंकि ये आई हमारा सी तरफ बन रहा है, तो बी सी एफ रख दिए। समीकरण सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। समझ गए? अब देखिएगा समीकरण 2 कर लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा समझिएगा। समीकरण 1 और 2 में आप लोग एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये समीकरण 1 में देखिए LHS को ABC, इसमें भी LHS AB है। मतलब जब दो समीकरण में LHS बराबर हो जाता है तो RHS भी बराबर हो जाता है। ये हमारा ABC, ये भी ABC, मतलब LHS बराबर है तो ये हमारा RHS बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CBF कोण CBF बराबर कोण BCF। अब ये आप लोग 10th में चले गए हैं, इतना आप तो नहीं बताना होगा कि जब दो समीकरण में LHS और LHS बराबर हो जाता है तो RHS बराबर होता है। तो RHS हम बराबर कर लिए, हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए BCF लिखेंगे, अतः BC, देख रहे हैं BCF मेरा एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कहने का मतलब जिसकी दो भुजा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है। तो देखिए BCF मेरा क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे, अब यहां पर लिख देंगे, अब अतः त्रिभुज BCF में, BCF में क्या लिख देंगे? दो भुजा बराबर है, इसको उतार दीजिए। CBF बराबर कोण BCF क्या लिख देंगे? समीकरण 3 से, क्योंकि ये समीकरण 3 को हम उतारे हैं समीकरण 3 से। ये हम क्यों लिखे हैं BCF समद्विबाहु त्रिभुज? देखिएगा कोण CBF, बीच में क्या है? B, बीच में B है, मतलब B तर एंगल बन रहा होगा। B तर हमारा ये एंगल है, ये B एंगल है। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? ये R के सामने वाली भुजा क्या होगी? ये बताइए, R के सामने वाली। तो देख रहे हैं कि इस R के सामने भुजा हमको ये डायरेक्ट दिख रही है। ये देखिए, ये जो हम ब्लू लाइन से लिख रहे हैं, ब्लू से जो हम ड्रॉ किए हैं, इस एंगल के सामने वाली भुजा ये हमारा रेखा है। रेखा का क्या नाम है? CF बराबर, इसमें क्या दिख रहा है? C, बीच में C है, C तर एंगल बनता होगा। अब C के सामने वाली भुजा क्या दिख रही है? तो C के सामने वाली भुजा हमको ये दिख रही है, ये C के सामने वाली भुजा, इस लाइन को कहेंगे, क्योंकि C के सामने वाली भुजा हमको ये दिख रहा है BF। लिख देंगे क्या? BF। समझ गया? ये कैसे हम लिख दिए? तो हमें पढ़ना है, 9th में ही पढ़ना था कि सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। मतलब उसके सामने देखिए, ये हमारा देखिए दो कोण है,
दो कोण हो गया। अगर किसी त्रिभुज में और दो कोण बराबर होते हैं उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। मतलब सम्मुख भुजा कहने का मतलब सम्मुख भुजा कहने का मतलब सामने वाला भुजा। तो ये सी का सामने वाला भुजा बी एफ दिख रहा है और ये बी का सामने वाला भुजा हमें सी एफ दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समझ गए? अच्छा समझ में आया? अब समझिएगा क्या होता है। समझिएगा, ये हो गया सी एफ बराबर पी एफ। समूह कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। इस कोण का समूह, इस कोण के सामने वाला भुजा बी एफ और बी के सामने भुजा सी एफ। अब देखिए क्या होता है, लिखेंगे और ये देखिए ये जो हमारा बी है पी के बहुत काफी निकट है। कैसे निकट है? क्योंकि इसका जो हमारा द्वारक है बहुत ही छोटा है। किसी दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होता है। तो लिख देंगे बी पी के काफी निकट है, बी पी के काफी निकट है, निकट है। बी पी के काफी निकट है मतलब बी पी के बराबर मेरा हो जाएगा, मेरा बी पी के बराबर हो जाएगा। क्यों? जब बी पी के बहुत निकट है तो हम लोग क्या कहेंगे, बी पी के निकट है मतलब बी के जगह पर पी भी हो सकता है, पी के जगह पर बी भी हो सकता है। तो हम लोग बी के जगह पर काम कभी आएगा तो पी लिख सकते हैं। सबसे पहले इस ऊपर वाले को लिख लीजिए, सी एफ बराबर बी एफ। सी एफ बराबर हम क्या बोले कि बी पी के काफी निकट है तो बी के जगह पर हम पी लिख सकते हैं। तो इस बी है, बी की जगह पर पी लिख लेते हैं, पी एफ हो गया। समीकरण 4 मार लेते हैं इसको। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे देखिए बहुत ही अभी होने वाला है, समझिएगा। इस सीपी लाइन को देखिए, सीपी लाइन, इस बड़े वाला लाइन सीपी, सीपी ये सीपी किससे किससे मिलकर बना हुआ है? सीपी हमें देख रहे हैं इस छोटे वाले सीएफ और एफपीएस से मिलकर बना हुआ है। सीएफ और एफपी से मिलकर बना हुआ है मेरा ये बड़ा वाला डंडा। बड़ा वाला डंडा सीपी जो है इस छोटे वाले से मिलकर बना हुआ है, मतलब सीएफ प्लस पीएफ से मिलकर बना हुआ है। तो सीपी बराबर सीएफ के जगह पर हम लोग पीएफ लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर जो है सीएफ पीएफ के बराबर है, और प्लस पीएफ की जगह पर पीएफ यहां पर लिख देंगे समीकरण 4 से। सीएफ की जगह पर पीएफ हम क्या कर दिए, लिख दिए। देखिएगा सीपी बराबर पीएफ पीएफ 2pf। सीपी सी और पी के बीच की दूरी हमको दिख रहा है आर है, आर बराबर 2 गुणे पी और एफ के बीच की दूरी हमको स्मॉल एफ दिख रहा है, स्मॉल एफ। ये गुणा 2 है, इधर आएगा तो भाग में आर बटा 2 बराबर एफ। क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख देंगे तो एफ बराबर आर बटा 2। समझ आएगा, प्रूव हो चुका। ये मेरा अवतल दर्पण में क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप कि आप लोग को इसको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इसको हम डिटेल में जाकर आप लोग को समझाएं तो कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो ये था मेरा अवतल दर्पण में एफ बराबर 8/2 को सिद्ध करना। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान में रखिएगा। इसी बार पूछा था 2024 में ही, इसको 5 मार्क्स में पूछा था। एफ बराबर 8/2 को सिद्ध करने के लिए ये अवतल दर्पण में पूछा था, एफ बराबर 8/2 को सिद्ध कीजिए। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही खास, ये हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र नहीं बोलेंगे, एफ बराबर 8/2 ये क्या है, बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है सिद्ध करने के लिए। अवतल दर्पण बता चुके हैं। अब उत्तल दर्पण में हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण में कैसे। उत्तल दर्पण में भी आप लोग अपने से कर सकते हैं, सेम प्रोसेस भी हम उसी में ये भी करेंगे। तो थोड़ा सा हम उसमें क्या करेंगे, फास्ट चलेंगे, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत डिटेल में हम बता चुके हैं। उसमें थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, क्योंकि इसमें आप लोग समझ गएंगे। इस तरह से बताएंगे कि समझ में आएगा आप लोग को उत्तल दर्पण के लिए भी। समझ में आ गया? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करते हैं एफ बराबर 8/2 को। तो चलिए चलते हैं। अब क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं ये करना, सिद्ध करना उत्तल दर्पण में। समझिएगा, उत्तल दर्पण में हम लोग सिद्ध करते हैं उत्तल दर्पण
में F बराबर R/2 को सिद्ध करते हैं। समझिएगा, बहुत ही ईजी है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तल दर्पण बना देते हैं। हो गया, ये मेरा उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव P, इधर क्या होता है हमारा बिंदु C, वक्रता केंद्र ये बिंदु P। मुख्य अक्ष के समानांतर देखिएगा, ये हमारा किरण आ रही है, किरण आ रही है, टकरा कर कहाँ जाएगी, ऊपर। हम बोलते हैं कि जो ऊपर जाती है उसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है जो मुख्य फोकस कहलाता है, राइट। और जिस बिंदु पर आपतित किरण आ रही है, इस बिंदु पर आपतित किरण आ रही है, इस बिंदु पर हमें विलंब चाहिए। हम ठीक पीछे बताए हैं, वक्रता केंद्र से मिला देंगे तो हो जाएगा विलंब। कैसे होता है बता दिए वृत्त से, इससे अगर हम मिला देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। समझ गए। इसको हम फिर नाम देते हैं, इसको AO नाम दे देते हैं, राइट। MN नाम दे देते हैं, दर्पण का नाम है। समझ गए। अब समझिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। समझ गया। समझिएगा, अब हम क्या बताएं आप लोग को कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी, बीच के कोण को आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। हो गया। समझिएगा, ये जो हम आपतित किरण है, आपतित किरण को टूटी रेखा से हम दर्शा रहे हैं, इस दर्पण को पार कर दे रहे हैं। हालांकि ये कलई किया हुआ है, नहीं पार करेगा, लेकिन हम लोग बस अनुभव कर रहे हैं डॉटेड लाइन से कि पार कर सकता है। ऑलरेडी ये पार नहीं करेगा एक्चुअली, अगर हम बात करें तो। समझ आ गया। अब समझिए, हम लोग को 9th में पढ़ना था, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, उसे करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये देखिए, ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। तो समझिए इसमें क्या होगा, ये दिख रहा है डॉटेड लाइन आप लोग को, ये हो रहा है एकदम सीधा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। और क्या दिखता है, ये वाला निकाल लिए, और क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला दिख रहा है एक, ये जो डॉटेड लाइन है, और कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसको बाहर निकाल रहे हैं, इस तरह कुछ है। तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं आमने सामने को कोण बराबर होता है। तो ये R है, ये R है, तो कौन सा R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। समझ गए। ये वाला एंगल, ये I है, तो ये भी I हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, समझ गए। ये I तो ये I, ये R तो ये R, हम लोग को शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए आप लोग अच्छे से। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अब आगे। पूरा प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हम किए हैं वैसे, देखिएगा। अब क्या होता है समझिए, होता क्या है देखिए। फिर हम मान लेंगे, माना यमयन एक और उत्तल दर्पण है, उत्तल ये दर्पण है मेरा, उत्तल दर्पण है जिसमें AO आपतित किरण है, AO आपतित किरण है, तथा OB, इसको B मान लेते हैं। ये OB हमारा क्या है, आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग है। OB आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग है, और आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं कि बिंदुओं से टकरा कर यह पर चली गई, ये सब लिख सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम उसमें किए थे, परावर्तन के नियम से क्या होता है, कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो I का नाम लिखिए, I हमारा ये है, ये वाला इस वाले लाइन को छू रहा है, मतलब ये जो I बना है बिंदु O पर बना है, तो O हमारा बीच में होना चाहिए। समझ गए। तो BOC कोण BOC बराबर कोण R, ये हमारा R है। R का नाम क्या लिखेंगे, R हमारा O तर बन रहा है, ये इस लाइन को छू रहा है, तो ये हमारा नाम, ये हमारा लाइन आएगा एंगल का नाम लिखने में। तो COF, कोण COF लिख देंगे, COF या FOC, कैसे भी लिखिए, O बीच में होना चाहिए। समझ में गया। समीकरण मेरा फर्स्ट हो गया। समझ गया, हो गया।
कोण बी बी ओ सी सी ओ एफ हो गया। अब क्या लिखेंगे, ठीक यहां पर भी अंत एकांतर कोण लगेगा। ये देखिए ओ भी समानांतर रेखा है, ये पीसी भी समानांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा। तो हम क्या बताएं, क्यों ये वाला एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल। और उस तरह नहीं समझ में आता है तो देखिए, जहां पर भी अगर आप लोग को दिखेगा जेड बनते हुए, जहां पर भी देखेगा जेड बनते हुए, तो समझ जाइएगा जेड का ये अंदर वाला कोण, ये अंदर वाला कोण बराबर हो जाएगा। जेड का अंदर अंदर कोण बराबर होता है अंत एकांतर कोण से। तो ये देखिए उल्टा जेड बन रहा है, इस तरह इस तरह इस तरह, ओ बी ओ सी और सी पी उल्टा बन रहा है, तो अंदर वाला भाग ये बराबर हो जाएगा, ये आई तो ये भी आई हो जाएगा अंत एकांतर कोण से। लिख देंगे ओ बी किसके समानांतर है, सीपी के, मतलब पीसी के, सीपी के, कुछ भी कहिए। तो ये वाला एंगल का नाम लिखेंगे बी ओ सी, कोण बी ओ सी। फिर इस वाले एंगल का नाम क्या लिखेंगे, ओ सी एफ, ओ सी एफ या एफ सी ओ। ये आई हमारा सी तर बन रहा है, तो सी बीच में होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, बहुत ही इजी है ये सब, और एगो आपको समझ में आ गया जाएगा तो दोनों भी बना सकते हैं। समझ गए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समझ गए। समीकरण 1 2 देखिए, 1 और 2 देख रहे हैं कि इसमें एलएचएस और इसमें एलएचएस भी दोनों समान है, तो आरएचएस ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण सी ओ एफ बराबर कोण ओ सी एफ, ओ सी एफ, समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, ओ सी एफ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे अब त्रिभुज ओ सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ गए। समद्विबाहु त्रिभुज तो लिखेंगे अतः ओ सी एफ में, त्रिभुज ओ सी एफ में, ओ सी एफ में क्या कहेंगे, इस वाले को लिख लीजिए सबसे पहले, सी ओ एफ बराबर कोण ओ सी एफ, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, देखिए बीच में ओ है, ओ देखिए कहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर, ओ मतलब ओ तर्क कहाँ है, ओ किस, ओ तर्क कौन सा एंगल बन रहा है, आर बन रहा है। तो आर के सामने वाला भुजा हमें ये दिख रहा है, ये आर के सामने वाला भुजा, ये आर के सामने वाला भुजा दिख रहा है, ये सी एफ, सी एफ लिख दिए, ओ सी एफ, बीच में सी है, सी देखिए कहाँ है, सी यहाँ पर है, सी के सामने वाला भुजा ओ एफ दिख रहा है, ये दिख रहा है, सी के सामने वाला भुजा में ओ एफ दिख रहा है, ओ एफ। कैसे लिख सकते हैं, सम्मुख कोण के, कैसे हुआ है, सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गया। इसको लिखेंगे अब, भाई ओ देख रहे हैं पी के बहुत ही निकट है, क्योंकि इसका जो ये तो द्वारक होता है बहुत ही छोटा होता है, तो क्या लिख देंगे, ओ पी के काफी निकट है, मतलब नजदीक है, निकट है। निकट है कहने का मतलब ओ के जगह पर हम लोग पी लिख सकते हैं, या पी के जगह पर ओ लिख सकते हैं, जो जैसा काम होगा वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए सी एफ बराबर ओ के जगह पर, देखिए सी एफ बराबर ओ एफ लिख सकते हैं, सी एफ बराबर ओ के जगह पर हम पी लिख सकते हैं, पी एफ, समीकरण 4 हो गया। अब देखिए, अब इस बड़े वाले लाइन को देखिए, सीपी को, पीसी बराबर, पीसी किससे मिलकर बना हुआ है, पीएफ और एफसी से, पीएफ और सीएफ से, ये पीएफ और सीएफ से मिलकर हमारा बड़ा वाला बना है। तो पीसी, पीसी बराबर पीएफ प्लस सीएफ के जगह पर हम पीएफ दे सकते हैं, कैसे, समीकरण 4 में हमारा निकला हुआ है, समीकरण 4 से पीसी बराबर 2pf, एगो पीएफ एगो पीएफ 2pf। ये पी और सी के बीच में दिख रहा है आर है हमारा, वक्रता त्रिज्या आर, 2 गुणे पीएफ के बीच में क्या दिख रहा है हम लोग को, पीएफ, पी और एफ के बीच में छोटका एफ फोकस दूरी, तो एफ आर बटा 2, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो एफ बराबर कितना हो गया, आर बटा 2। ये हुआ मेरा उत्तल दर्पण में 100% सिद्ध हो चुका।
समझ गए आप लोग। तो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही ये इजी था, समझ में आ गया होगा आप लोग को, एकदम बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। समझ गए। तो चलिए चलते हैं हम लोग। आज का क्लास ये था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, समझ गए। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये इस चैनल पर आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो मिलेगा, पूरा 10 का ऑल सब्जेक्ट, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ, सब चीज़ का मिलेगा। और अभी चल रहा है फिजिक्स, फिजिक्स के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ, इस चैप्टर खत्म होगा तब। समझ में आ गया। तो ये वाला टॉपिक आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। समझ गए। तो अगर वीडियो समझ में आता होगा बहुत अच्छे से तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम लोग जानेंगे। समझ गए। प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम लोग जानेंगे अगले वाले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू।